स्वागत है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग की एमसीक्यूज़ की अनदर सीरीज़ में। आइए देखते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यू जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। हमें फिगर्स दी हुई हैं। एनुअल कंजम्पशन दिया हुआ है 24,000 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट 10 पर ऑर्डर, परचेज प्राइस ₹100 पर यूनिट और हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है वो है 5%। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है? वो टोटल कॉस्ट होती है किसके, जिस पे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग को और कैरिंग कॉस्ट को हम होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, वो मिनिमम हो जाए। तो हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे। कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पर यूनिट का रेट चाहिए, वो 100 दिया हुआ है और कैरिंग कॉस्ट 5% दी हुई है, तो हमारा जो कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। और जैसे ही हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर वो जो हमारी फिगर्स दी हुई हैं उसको हम डालते हैं, तो हमारा जो आंसर निकल के आता है वो आता है 310 यूनिट्स। जो इसका करेक्ट आंसर होएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स दी हुई है 1,50,000, वेरिएबल कॉस्ट 60% दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 है। हमें निकालना है ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज एक्चुअल में होता क्या है कि हम उसमें ये देखते हैं कि हमारी अगर सेल्स में चेंज होता है तो उसके कोरस्पोंडेंस हमारे प्रॉफिट में कितना चेंज आता है। तो उसको निकालने के लिए सेम वही फार्मूला है। सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए, सेल्स हमें 1,50,000 दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट 60% दिया हुआ है, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो निकल के आती है वो आती है 90,000। 90,000 हमें वेरिएबल कॉस्ट का पता लग गया, सेल्स दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स, जैसे ही हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और कंट्रीब्यूशंस में से जब हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारी ऑपरेटिंग इनकम निकल के आती है। और अब हमें इस ऑपरेटिंग इनकम में और जो हमारा कंट्रीब्यूशंस आया है इसके बेस पे अब हमने ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है। जो उसका फार्मूला है वो है कंट्रीब्यूशंस मार्जिन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग इनकम, जो निकल के आता है 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फर्म हैज़ फिक्स्ड एक्सपेंसेस ₹90,000, सेल्स ₹3 लाख एंड प्रॉफिट ₹60,000 और हमें पीवी रेशो निकालना है। तो पीवी रेशो निकालने के लिए हमें कंट्रीब्यूशंस का पता होना चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर सकते हैं, या हम प्रॉफिट और हमें फिक्स कॉस्ट दी हुई है तो उसके साथ हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। तो उसका हम प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट को जब जोड़ देंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो आ जाएगा 1,50,000। जब हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है तो हमें बिल्कुल सिंपल तरीका है, फिर हमें क्या करना है कि हमें अपनी जो हमें सेल्स दी हुई है उसको हम निकाल के सेल्स से हम पीवी रेशो निकाल सकते हैं। कैसे, कंट्रीब्यूशन दिया 1,50,000 डिवाइड बाई 3 लाख हमें सेल दी हुई है, मल्टीप्लाई बाई 100 जो निकल के आता है हमारा 50%, वो हमारा पीवी रेशो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम अराइजिंग ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। वो जो हमारा आइडल टाइम है किसी भी फैक्ट्री का, जब हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है तो उस आइडल टाइम को जो हमारा कॉस्ट है उसको हम कहाँ चार्ज करेंगे। तो चार्ज करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है और अब नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है। तो नॉर्मल आइडल टाइम तो वही है जो रेगुलर हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान, जैसे कोई इंटरप्रेशन होती है, किस टाइप की टी ब्रेक हो गया या फिर कोई मेंटेनेंस होगी या कोई सेटअप टाइम हो गया, तो इस प्रकार की जो है ये अनअवॉइडेबल है, तो ये हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट का ही हिस्सा होता है। लेकिन जो अब नॉर्मल आइडल टाइम होता है किस टाइप का, जो हमारे लिए अनकंट्रोलेबल है। अनकंट्रोलेबल कैसे है कि जैसे कोई पावर कट होगी, मशीन्स ब्रेक डाउन हो गया या रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होगी जो इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो ऐसी जो कॉस्ट होती है उसको हम डायरेक्टली कहाँ करेंगे, चार्ज करते हैं कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइम एंड मोशन स्टडी इज कंडक्टेड बाय द। ये जो टाइम एंड मोशन स्टडी है वो किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है, ये की जाती है हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि ये एक टेक्निकल और साइंटिफिक एक्टिविटीज़ होती है जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही इसको कंडक्ट करता है। तो ऑप्शन जो होगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइम कीपिंग रेफर टू। टाइम कीपिंग जो हमारा होता है वो एक्चुअल में टोटल टाइम जो एक वर्कर स्पेंड करता है फैक्ट्री के अंदर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शंस बी। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर टाइम कीपिंग की जगह अगर टाइम बुकिंग आ जाए तो वहाँ पर हमारा ऑप्शंस
चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा टाइम बुकिंग होता है वो एक्चुअल टाइम जो वर्कर स्पेंड करता है एक स्पेसिफिक जॉब या टास्क पर। तो अगर हमें टाइम कीपिंग दिया हुआ है तो उसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगर हमें टाइम बुकिंग दिया हुआ है तो हमारा ऑप्शंस बी न होकर ऑप्शंस ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इक्विवेलेंट प्रोडक्शंस ऑफ 1000 यूनिट्स 60% कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट इज। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 1000 यूनिट का 60% हमारा अभी कंप्लीट हुआ है, तो हमारी यूनिट कितनी होगी। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शंस का एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि जब हमारा कोई प्रोडक्शन होता है जो वो पूरा कंप्लीट ना हुआ हो, वो कम हुआ हो, मान लीजिए आपने कोई 1000 शर्ट है आपने बनानी है, लेकिन 1000 शर्ट जो है आपकी पूरी नहीं हुई, केवल 60% कंप्लीट हुई है, तो हम कह सकते हैं कि जो 1000 जो है उसमें से जो 60% हमारा जो है अभी काम कंप्लीट हुआ है, तो हम उन 60% को 600 यूनिट के बराबर उसकी कॉस्ट को एलोकेट कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो होगा हमारा यहाँ 600 यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बैच कॉस्टिंग इज स्टेबल फॉर। जो बैच कॉस्टिंग है वो हमारी किस इंडस्ट्रीज़ के लिए स्टेबल है, जैसे शुगर है या फिर केमिकल है या ऑयल है। ये एक प्रोसेस कॉस्टिंग जो होती है, क्योंकि इसमें कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है तो प्रोसेस कॉस्टिंग का ही पार्ट है। जो केमिकल और जो ऑयल है जो शुगर है ये प्रोसेस के अंदर है। जो फार्मा इंडस्ट्रीज है एक्चुअल में जो उसमें प्रोडक्शंस होता है वो हमारा बैच में होता है। तो इसका जो ऑप्शंस होगा ऑप्शन नंबर सी फार्मा इंडस्ट्रीज का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कोस्ट विच आर एसर्टेन्ड आफ्टर दे हैव बीन इंकर्ड आर नोन एज। यानी कि ऐसी कोस्ट जो एक्चुअल कोस्ट जो ऑलरेडी जो है इंकर्ड हो चुकी है और उसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो कोस्ट हमारी कहलाती है हिस्टोरिकल कोस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल हमारा क्या होता है कि वो ऑर्डर लेवल जिस पे हमारा जो हम फर्दर आगे ऑर्डर कर सकें। तो इसके अंदर जो हम जो लेते हैं मैक्सिमम यूजेज और मैक्सिमम लीड टाइम लेते हैं। मैक्सिमम यूज़ का मतलब कि हम कितना यूनिट जो होता है मैक्सिमम किसी दिन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और मैक्सिमम लीड टाइम का मतलब यहाँ ये है कि हमारे पास वापस मटेरियल आने में कितना मैक्सिमम टाइम जो होगा वो ऑर्डर को कंप्लीट होने में लगेगा। तो जब हम मैक्सिमम यूजेज और मैक्सिमम लीड टाइम निकालते तो हमारा रीऑर्डर लेवल रहता है। मैक्सिमम यूजेस का मतलब मैंने बता दिया, जब हमारी हाईएस्ट डिमांड जो होती है उसके अनुसार कितना हमें जो होता है मटेरियल यूज़ करना होता है, और डिलीवरी जो मैक्सिमम टाइम हमारा जो लगती है लॉन्गेस्ट टाइम जो होती है उसका हम लीड टाइम लेते हैं। इसका मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ नीचे। इफ़ मैक्सिमम डेली यूज जो हमारी 50 यूनिट है और मैक्सिमम लीड टाइम 8 है तो हमारा रीऑर्डर लेवल जो होगा 400 यूनिट्स निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक कंपनी मेक्स ए सिंगल प्रोडक्ट एंड इंकर्स फिक्स्ड कॉस्ट ₹30,000 पर एनम, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹5 और ईच यूनिट सेल फॉर ₹15। एनुअल सेल्स डिमांड इज 7000 यूनिट। हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें क्या होगा, सेल्स के अंदर से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे, 10 पर यूनिट हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब हमें फिक्स कॉस्ट दी हुई है, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड बाय हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे तो 3000 जो होगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आता है, जो उसका ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट 6000 यूनिट पर एनम, द सेलिंग प्राइस इज ₹90 पर यूनिट एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज ₹40 पर यूनिट। व्हाट आर द कंपनीज एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। तो एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे, वो हमारा निकल के आएगा 50। और जो ब्रेक इवन पॉइंट का जो हमारा फार्मूला है फिक्स को डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन के अंदर जब हम इन फिगर्स को डालते हैं तो हमारा जो फिक्स कॉस्ट निकल के आती है वो आती है 3 लाख। 3 लाख जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक कंपनी मैन्युफैक्चर से सिंगल प्रोडक्ट फॉर विच कॉस्ट एंड सेलिंग डाटा हमें दिया हुआ है एज फ्लो। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹12, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹8, फिक्स्ड कॉस्ट फॉर ए पीरियड ₹98,000। बस्टेड सेल जो दी हुई है हमें 30,000 दिया हुआ है। हमें निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें क्या बताता है, एक्चुअल में वही बताता है कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट
और हमारी जो एक्चुअल सेल है उसके बीच कितना डिफरेंस है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारी सेल्स कितनी ड्रॉप हो जाए कि वो ब्रेक इवन पॉइंट पर अगर पहुँच जाती है तो वहाँ तक हमें नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सेम वही, सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए 12 - 8 यानी 12 हमारा सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट 8 दी हुई है, 4 हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट हमें 98,000 दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन से इसको डिवाइड करेंगे, जो हमने 4 निकाला है, हमारा जो ब्रेक इवन आएगी यूनिट 24,500। जब हम बजटेड सेल्स में और हमारी जो ब्रेक इवन सेल्स का डिफरेंस निकालेंगे वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल के आएगा 5,500 यूनिट्स। लेकिन हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में निकालना है तो हम क्या करेंगे, 5,500 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 30,000 जो हमारी एक्चुअल सेल है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 18.33% आएगा। जो करेक्ट आंसर होगा वो उसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In make or buy decision, it is profitable to buy from outside only when the supplier's price is below the firm own। ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारे लिए कब प्रॉफिटेबल होगा कि हम मेक करें या बाहर से बाय करें। तो उसके लिए हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कि हम डायरेक्ट सप्लायर से खरीदें या खुद ही बनाएं। तो हमें किस प्राइस को कंसीडर करना चाहिए कि अगर वो प्राइस उसके बिलो है तो ही इन दैट केस वी विल परचेज फ्रॉम द आउटसाइड, अदरवाइज वी विल प्रोड्यूस एट आवर ओन फैक्ट्री। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। आपको पता है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो इररेलेवेंट है। क्यों इररेलेवेंट है, चाहे आप प्रोडक्शंस करो या ना करो, वो तो ऑलरेडी आपकी कॉस्ट जो है इंकर हो चुकी है, वो तो आपको बियर करनी ही होगी। दूसरी हमें इसमें दिया हुआ है जैसे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारे लिए रेलिवेंट है क्योंकि ये कॉस्ट वो है अगर हम प्रोडक्शन बंद कर सकते हैं तो इसको हम डायरेक्टली अवॉइड कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, वेरिएबल कॉस्ट। क्यों, क्योंकि अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट से कम मार्केट से हमें मिल रहा है तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल होगा कि वी शुड परचेज फ्रॉम द आउटसाइड इंस्टीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो।